हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है सब बहुत अच्छे से होंगे, मजे में होंगे और जम के टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो ऐसा ना करें, अपने टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज करें, इन्वेस्टमेंट एकदम परफेक्ट करें, ज्ञान के सागर में गोते लगाएं और सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचें। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का लेक्चर। तो तैयार हो जाइए, राइट, कुछ पुरानी 100 साल पुरानी कहानियों के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर जैसा आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन मतलब रूल्स, राइट, यानी कि रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वो बिल्कुल अधूरा है कि नहीं बात। ये चाशनी है तो वो रसगुल्ला है, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा है। वाह सर, मजा आ गया। सबसे पहले समझते हैं क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। नोटिस तो आपको पता ही है, हाथ में थमा देंगे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब देखिए, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मान लिया जाएगा, राइट। तुम मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। आप कुछ कहो ना कहो, सुन लिया जाएगा। तू माने या ना माने दिलदारा, अस्सा तो तैनू रब माने या, है कि नहीं बात। तुम मानो या ना मानो, हम तो रब मान चुके हैं। ऐसे ही कानून भी यही बात कहता है। कानून कहता है कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हमने तो मान लिया, है कि नहीं बात। मान लिया जाएगा यानी कि मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। सर क्या मान लिया जाएगा, क्या मानना पड़ेगा, ये तो पता नहीं लग रहा। ये मान लिया जाएगा और ये मानना पड़ेगा कि आउटसाइडर को सब पता है। जो भी किसी भी कंपनी से डील करेगा, उसे सब पता है। आपने जियो का सिम खरीदा है तो आपको जियो कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज है, सब पता है। यानी कि जाने अनजाने क्या लग चुका है, जाने अनजाने सेक्शन 399 लग चुका है, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पर्सन कंपनी से डील करता है, ये माना जाता है कि उस पर्सन ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरी तरीके से पढ़ रखा है और मजेदार तरीके से उसे समझ भी रखा है। आता माजी सटकली समझ रखा है। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। तो सर सेक्शन 399 ने कंस्ट्रक्टिव नोटिस, है ना, कैसे पता किया, राइट, इस केस के थ्रू पता लगा। सेक्शन 399 कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहा जाता है। कैसे? ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना क्या है। इन आर्टिकल इट इज रिटन दैट लोन कैन बी अप्रूव्ड एंड टेकन ओनली बाय जे.एन. वीरू। खतरनाक बात, अप्रूव्ड एंड टेकन, यानी कि लेने की जिम्मेदारी भी और अप्रूवल की जिम्मेदारी भी जे.एन. वीरू की है। उनकी ही अप्रूवल से लोन लिया जा सकता है। लेकिन कंपनी ने लोन लिया और किससे लिया? ठाकुर से लिया, बहुत ही खतरनाक इंसान। विच वॉज अप्रूव्ड बाय बसंती। केस का खतरनाक मोड़ यह है कि किसने अप्रूव्ड कर दिया? बसंती ने अप्रूव्ड कर दिया। यहां क्या लिखा है सर? कुछ अलग ही लिखा है। जो वीरू की वाइफ है, 3 डायरेक्टर हैं, D1 D2 D3। अरे मौसी जी प्रणाम। ठीक है, 3 डायरेक्टर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा, क्या ये लोन जो बसंती ने अप्रूव कर दिया, क्या ये वैलिड है या नहीं है, राइट। बोरोइंग जो ठाकुर से ले ली, क्या वो बोरोइंग वैलिड हुई या नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल। टेंशन की कोई बातें नहीं है भाई और बहनों, डिसीजन आपके सामने है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, नो इट इज नॉट अ वैलिड बोरोइंग। क्योंकि अप्रूवल किससे चाहिए? जे.एन. वीरू से चाहिए। बसंती कैसे अप्रूव कर सकती है? तो जिसके पास पावर ही नहीं है अप्रूव करने की, तो वो वैलिड नहीं होगा। हाँ सर, समझ चुके हैं और समझ चुके हो और बात अंतरात्मा तक पहुंच चुकी है, तो अंतरात्मा में जाके लगा लो कांटे। सर दिल पे लग गया ये तो यही तो मैं चाहता हूं, दिल पे लगेगी बात तो ही याद रहेगी, है कि नहीं बात। सुनो ध्यान से। क्या कहा मैंने कि इट इज वैलिड बोरोइंग। भैया अब ये क्या माना जाएगा? वैलिड बोरोइंग मानी जाएगी। क्योंकि पिछली ही स्लाइड में मैंने आपको समझा दिया था
कि हम ये मानते हैं आउटसाइडर को सब पता है कि नहीं बात? तुझे सब है पता मेरी माँ, है ना, जैसे माँ को सब पता होता है ना, ऐसे आउटसाइडर को भी सब पता है, ये कंपनी लॉ मानता है। ठीक है ना, सुनो ध्यान से। अब जब बोरोइंग ठाकुर से ले ली गई तो वो वैलिड इसलिए मानेगी क्योंकि ठाकुर से ये कहा गया कि भाई जब 399 तेरे ऊपर लगा तो ये हमने मान लिया, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा कि तुझे आर्टिकल के बारे में पता था, तुझे मेमोरेंडम के बारे में भी पता था, और अगर उनमें लिखा है कि जय एंड वीरू ही अप्रूव करते हैं तो इसका मतलब ये बात तुझे पता थी कि जय और वीरू ही अप्रूव करते हैं लोन। जानबूझकर लोन दे दिया, किसके अप्रूवल पे? बसंती के अप्रूवल पे। तो किसकी गलती हुई? गलती किसकी? गलती हुई ठाकुर की, और ठाकुर की गलती हुई तो ठाकुर ही झेलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने तो क्या दिया? तुझे पता थी ठाकुर साहब, तुम्हें पता थी, फिर भी तुमने जानबूझकर लोन दिया बसंती के अप्रूवल पे। इट इज योर एंड ओनली योर फॉल्ट। तो लोन वैलिड माना जाएगा, और क्या लिख देंगे? कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंड्स ऑन कंपनी, और ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर बाइंड भी नहीं होगा, यानी ठाकुर साहब कंपनी के खिलाफ लोन रिकवरी का केस नहीं कर सकते। सर बड़ा खतरनाक सी बात थी, खतरनाक कुछ भी नहीं था, ये आप जानते ही हैं, रात की बात लिख लो, सब समझ में आ जाएगी। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में काम करता है। ठीक है ना, GKPL कर लेना इसे, GKPL। सर GKPL घोट के पी लेना इस बात को कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में काम करता है, यानी कि आउटसाइडर ठाकुर साहब जो है हमारे, आउटसाइडर के अगेंस्ट होता है ना? किसके अगेंस्ट होता है? आउटसाइडर के अगेंस्ट होता है। हम ये मानते हैं भाई साहब आपको सब पता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखते हैं क्या यही बात हमारे नोट्स में लिखी है बहुत बढ़िया तरीके से। जी हाँ सर, बिल्कुल वैसे लिखा है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट एनी पर्सन, कोई भी, दुनिया का कोई भी बंदा क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट को, जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आप साइट पे जाइए और चेक कर लीजिए, राइट। जो रजिस्ट्रार के पास है रिकॉर्ड ले सकता है ना, कॉपी, एक्सट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या मैंने आपको मेमोरेंडम आर्टिकल का जब वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया था तो मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाया था, किसका? रिलायंस का, ऑफ एनी कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस। जो भी फीस है आप उसे देखे कंपनी से ले सकते हैं। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में रजिस्टर्ड द रजिस्टर ऑफ द कंपनी बिकम मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट, जनता की अमानत जनहित में जारी, और वो हर टाइम अवेलेबल है इंस्पेक्शन के लिए किसी भी पर्सन के द्वारा नॉमिनल फीस पे। इन अदर वर्ड सेक्शन 399 हैविंग गिविंग द राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल, इट इज द ड्यूटी। सबसे खतरनाक बात ये लिखी है, अब ये ठाकुर साहब की ड्यूटी है। अगर अपने केस में देखो तो इट इज द ड्यूटी ऑफ ठाकुर साहब, एवरी पर्सन जो कंपनी से डील कर रहा है, जय वीरू एंड लिमिटेड से डील कर रहा है, क्या करे? डॉक्यूमेंट को चेक करे और ये श्योरिटी ले कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सारे प्रोविजन के अकॉर्डिंगली है। बट वेदर अ पर्सन रीड देम और नॉट, सबसे डेंजर बात ये है, चाहे ठाकुर साहब ने या किसी भी पर्सन ने उसे पढ़ा हो ना पढ़ा हो, हम ये मान लेंगे कि ठाकुर साहब को पता है उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और क्योंकि 399 यही बात कहता है चीख चीखे, और इसलिए मैंने आपसे पहले बोला 399 ही किसको दर्शाता है? 399 ही दर्शाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस को। दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है ना, समझ में आया ना बात? तो दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन इंप्लाइड नोटिस, तो यही हम प्रिज्यूम नोटिस मानते हैं कि आपको पता है। समझ में आया ना बात? नोटिस्ड, आपकी नॉलेज में है ये बात, आपको पता है। याद आया ना, जैसे पार्टनरशिप में पढ़ते थे, ठीक है, कपल सेक्शन, राइट, 23-24, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ही यहां भी क्या है? नोटिस्ड, आपको इस बारे में जानकारी है। तो यहां नोटिस का मतलब पेपर नहीं है, यहां नोटिस का मतलब है
नॉलेज। ठीक है जी, क्या मतलब है नॉलेज, यानी कि जानकारी, कि आपको उस बारे में सब पता है, आपको उस बारे में सब नॉलेज है। सर समझ गए, है ना। पार्टनरशिप का वो कपल सेक्शन भी हमें याद आ गया। राइट, सेक्शन 24 था सर वो, है। वाह क्या बात कही। बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट मीन्स, सुनना ध्यान से ये दो जानदार बात, वेदर अ पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट और नॉट, भैया आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इट इज प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम्ड कर लिया जाएगा कि आपको नॉलेज है डॉक्यूमेंट्स की। राइट, और जो मैं आपको बार बार पिछले कई लेक्चर समझाता आ रहा हूं कि आपने रीड करा है, खाली ये बात नहीं, आप उसको समझते हैं, आता माजी सटकली, आप उसको समझ भी चुके हैं। ठीक है ना, किसमें, ट्रू प्रोस्पेक्टिव में। एंड एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी not only has the constructive notice of the memorandum and article but of all the other related documents। ये लो क्या कह दिया, ये क्या कह दिया है तुमने, वो जानम क्या बोल दिया, ये मेमोरेंडम और आर्टिकल तो छोड़ो, जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे आपने पढ़ रखे हैं और सारे के सारे आपने अंडरस्टूड, समझ रखे हैं। जैसे कि स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह सब पढ़ रखा, विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। उम्मीद है बात बिल्कुल, है ना, घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। 10 इफ अ पर्सन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंस चुके हैं जो कंपनी की पावर से बाहर है, बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम, है ना, कंपनी की पावर से बाहर है, आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर एज पर द मेमोरेंडम आर्टिकल, ही कैन नॉट एक्वायर राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी, उसका कोई राइट नहीं है कंपनी के खिलाफ। यानी कि बिल्कुल किस तरीके से बात कर रहा है ये, उसी तरीके से बात कर रहा है जैसे हमने क्या सीखा था, अल्ट्रा वायर्स, है कि नहीं बात। राइट, एंगल क्या है, पर सामने वाले पर्सन को, बाहर वाले पर्सन को सब पता है कि जो भी वो डील कर रहा है अपने आप कंपनी से, तो उसे कंपनी की सारे डॉक्यूमेंट्स और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी नॉलेज है। तो इसका मतलब सेम बात, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में है, राइट, और आउटसाइडर के अगेंस्ट है। उम्मीद है बहुत शानदार तरीके से बात समझ में आ चुकी है। अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक शानदार जानदार वीडियो देखो, तो समझने की कोशिश करना इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ओए रुका रुका। हाँ जी मम्मी। बिट्टू लड़के वाले आ गए। ओ, तेरी इतनी जल्दी? हाँ हाँ जल्दी सामान लेके आ। बहन जी कहाँ है हमारी हुई वाली बहू? आ रही है जी, आ रही है, कुछ स्पेशल बना रही है आपके लिए। कुकिंग का तो बचपन से शौक है हमारी संगीता को, और हाँ इसके हाथ की कचौरी तो हमारी रजौरी में वर्ल्ड फेमस है। बस फिर कचौड़ी देना, जल्दी दे लो भाई। और इसका भाई तो बहन जी मरता है इसकी चटनी पे, सच्ची ऐसी चटनी कोई बना ही नहीं सकता, गारंटी है जी। चटनी और इसके दही बल्ले A1 है जी, A1। भैया जी दही बल्ला। 5 मिनट दही वाला दो जी। थैंक यू भाई साहब थैंक यू तो आप तब बोलेंगे ना जब एक बार इसके हाथ के गुलाब जामुन खाएंगे। इसकी कनेडा वाली बुआ जब भी आती है ना डोंगा भर के ले जाती है। अरे गुलाब जामुन दे दो अंकल। गुलाब जामुन? अरे गुलाब जामुन पैक कर। माय गॉड इतने सॉफ्ट बनाती है कि मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कितने गए। लो आ गई, सुबह से अकेली लगी है किचन में। इंडिया के कुछ अलग ही है। समझ में आया कुछ? सर कुछ समझ नहीं आया, ये बस ऐड तो बढ़िया लगा पर बात कुछ जमी नहीं। सुनो ध्यान से, हुआ ये कि लड़के वाले लड़की को देखने आ रहे हैं, ठीक है, आपको बताइए दिख ही रहा है, और आंटी जी फुल डिस्क्रिप्शन दे रही है, फुल डिस्क्रिप्शन,
कि भैया A1 के दही बल्ले और ये गुलाब जामुन मुंह में जाती मेल्ट, ये वो दुनिया भर की बातें। समझ ना बात। अब अगर लड़के वालों को ये बात बायोडेटा में लिखी थी, ठीक है नहीं बात, कि भाई लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही शानदार खाना बनाती है, और फिर ये सब इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन, चटनी के बिना तो मजा ही नहीं आएगा, है कि नहीं बात। खाना शुरू कर देते हैं तो ये दांत दिखाना ना पीले पीले, ये इंसान क्या समझेगा। अम्मा जी, है कि नहीं बात। अम्मा जी कान में वाली पहन के, है ना, अम्मा जी क्या समझेंगी, आंटी जी अंकल जी ये क्या समझेंगे। और इनकी जगह अगर तुम भी होते तो तुम भी क्या समझते कि ये खाना किसने बनाया है, ये खाना लड़की ने ही बनाया है। यही समझोगे, हाँ सर यही समझेंगे कि खाना लड़की ने बनाया है। पर एक्चुअली में सिर्फ आप और मैं जानते हैं, लड़की की मम्मी जानती है, लड़की का भाई जानता है, लड़की जानती है कि उन्होंने ये खाना नहीं बनाया, ठीक है ना। और लेकिन इन सबको धोखे में रखा है, इनको लग रहा है कि खाना उस लड़की ने ही बनाया है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है। ये बताओ क्या लड़के वालों को पता लग सकता है कि खाना लड़की ने नहीं बनाया? बताना, नहीं पता लग सकता। क्यों? क्योंकि वो तो बाहर से बस खा के चले जाएंगे। रसोई में जाना, यानी कि जहां एक्चुअली में खाना बना होना चाहिए, रसोई में जाना अलाउड ही नहीं है कि नहीं बात। क्या वो बोल सकते हैं? क्या लड़के की अम्मा लड़के के मम्मी पापा ये बोल सकते हैं, चेक करा तूने बनाया नहीं बनाया, चलिए रसोई में देखू जरा समोसे, कढ़ाई तो चढ़ी नहीं है, ठीक है, चटनी वाला जार दिखाइयो, ये तो पिसी नहीं है। क्या जाना रसोई में अलाउड है? जाना अलाउड नहीं है। शादी हो जाती है और बाद में पता लगता है लड़की को तो कुछ बनाना नहीं आता, सिवाय मैगी बनाती है वो, मैगी मैगी मैगी, है कि नहीं बात। तो लड़के वाले कहते हैं धोखा किया है हमारे साथ, धोखा किया है, हमें बताया ही नहीं गया। और जो उस दिन सब कुछ हमारे सामने, है ना, दिखाया गया, समोसे, ठीक है, गुलाब जामुन, सब फेक बात थी कि लड़की ने बनाए हैं। तो ये बताओ अब क्या लड़के वाले इसके ऊपर केस कर सकते नहीं कर सकते? राइट। लड़की वाले पढ़े लिखे निकले तुम्हारी तरह, तुमने और लड़की वालों ने एक ही बात बोली, सर 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 सुनने से पहले एक बात और जान लीजिए, सेक्शन 399 सर आपके ऊपर सेक्शन 399 लगेगा, हम ये मानेंगे आपको, है कि नहीं बात, आपको सब पता है, ठीक है जी, आपको सब पता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपके पास है, आपको सब पता है। कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी के आर्टिकल और कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब आपने पढ़ रखे हैं और आपको उसकी पूरी की पूरी नॉलेज है कि नहीं बात। ये बोलोगे ऐसे ही सेम कंपनी ने भी बोला कि भाई साहब सब पता है आपको। लेकिन यहां एक बात देखो जो बहुत गहराई से समझने वाली है। क्या इन लोगों को रसोई में जाने की इजाजत है? क्या ये चेक करने की इजाजत है कि भाई जो भी सामान बनाया गया है वो सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से बना, लड़की ने बनाया है, लड़की ने अपने हाथों से बनाया, इतने सारे व्यंजन, कुछ स्पेशल बना रही होगी जी, है कि नहीं बात? नहीं ना। सेम बात हमारे अगले कॉन्सेप्ट इंडोर मैनेजमेंट ने भी यही बोली। इंडोर मैनेजमेंट यानी इंडोर, दरवाजे के अंदर, रसोई के दरवाजे के अंदर जब आप घुसेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंदर जो भी काम हो रहा है वो कंपनी का, घर वालों का इंटरनल मैटर है, उसमें बाहर वाले नहीं झांक सकते, बाहर से ऐसे करके, अरे भैया खाना कौन बना रहा है, क्या चल रहा है कंपनी में, तो बाहर वाले उसमें नहीं झांक सकते। यही बात लॉ में लिखी है, सुनो ध्यान से। अगर इंडोर मैनेजमेंट का मैटर है, इंटरनल कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन का मैटर है, तो उन मैटर में बाहर वाला ये प्रिज्यूम कर सकता है, उन मैटर्स में बाहर वाला, ये सब जो लोग दिख रहे हैं आपको, उन मैटर में ये बाहर वाले लोग सब प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनल दरवाजे के अंदर जो भी किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया होगा, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है ना, हम ये बात अज्यूम करेंगे। तो इंडोर मैनेजमेंट ने कहा कि मैं आउटसाइडर के फेवर में काम करता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं तो अब बस रीड लेना है, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। इंडोर मैनेजमेंट ने क्या बोला कि मैं आउटसाइडर के फेवर में काम करता हूं, राइट। यानी कि
इस डॉक्ट्राइन ने क्या कहा, आउटसाइडर जो कंपनी से डील कर रहा है, यानी कि वो लड़के वाले है ना, आउटसाइडर जो कंपनी से डील कर रहे हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट, उन्हें रसोई के अंदर जाने की, इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है, रसोई के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई भी बंदा कंपनी से डील करता है, कंपनी एक्ट को समझो, अब रिलेट करो, कोई भी बंदा कंपनी से डील करता है तो उससे यह जरूरत नहीं है कि वो इंक्वायरी करे इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में। वो तो बस क्या प्रिज्यूम करेगा, जो जज साहब ने बोला आउटसाइडर को तो बस ये प्रिज्यूम कर लेना है और हम उसके फेवर में हो जाएंगे कि इंटरनल मैनेजमेंट सही है, यानी कि रसोई के अंदर जो भी चल रहा है वो बिल्कुल सही है, जो हमें दिखाया जा रहा है वही रसोई के अंदर चल रहा है। यानी कि आउटसाइडर ये प्रिज्यूम करता है जो कंपनी हमें दिखा रही है, छोटी मोटी बातें इंटरनल मैटर के बारे में, वो बिल्कुल सही है। इवन दो चाहे हमने आर्टिकल, मेमोरेंडम सब पढ़ रखा है, तब भी जो बातें आर्टिकल और मेमोरेंडम में नहीं लिखी, लेकिन वो बहुत छोटी मोटी जेन्युइन सी बातें हैं, तो वो भैया हमें प्रिज्यूम कर लेते हैं यार वो तो कंपनी ने कर ही लिया होगा, है कि नहीं बात। यानी कि लड़के वाला कह रहा भाई आंटी जी बोल रही है लड़की ने बनाया, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई लड़की ने ही बनाया होगा। अब सर इसको और गहराई से जानने के लिए चलते हैं एक बहुत ही मजेदार केस के ऊपर, बहुत ही मजेदार केस, लाइफ टाइम केस है, लैंडमार्क केस है। इस केस को याद रखना है, GKPL करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट, क्या नाम है केस का, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट। सुनो ध्यान से क्या कहानी है। टी लिमिटेड के आर्टिकल में लिखा था, एक कंपनी है टी लिमिटेड, राइट, उसके आर्टिकल में लिखा था कि डायरेक्टर विल टेक लोन, डायरेक्टर लोन लेंगे ऑथराइज बाय द शेयर होल्डर। जब भी डायरेक्टर लोन लेने जाएंगे, उस लोन को कौन ऑथराइज करेगा, शेयर होल्डर ऑथराइज करेंगे। यानी आसान सी भाषा में बोलूं तो उसका स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जर्नल मीटिंग में, है कि नहीं बात, जर्नल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगली कहानी का अगला पड़ाव, रिजोल्यूशन पास हो गया। सुनना ध्यान से, क्या मजेदार बात है, रिजोल्यूशन पास्ड, बट रिजोल्यूशन में यह नहीं पता, नॉट स्पेसिफाई दैट हाउ मच डायरेक्टर कैन बोरो, कितना अमाउंट, यानी रिजोल्यूशन में अमाउंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, राइट। यानी कि रिजोल्यूशन पढ़ के आपको अमाउंट के बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा, डज नॉट स्पेसिफाई कितना डायरेक्टर लोन ले सकता है। कंपनी का एक डायरेक्टर जय, उसने लोन ले लिया रॉयल ब्रिटिश बैंक से, RB बैंक से। सुनो ध्यान से, असली कहानी अब शुरू होती है। जय ने बॉन्ड इशू किया 2000, है ना, यूरो का, पाउंड का, डॉलर का, कुछ भी बोल रहे हैं ना, $2000 का। बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है, समझ लो ध्यान से। जय ने 2000 पाउंड का क्या किया, बॉन्ड इशू कर दिया और लोन ले लिया, जबकि यहां पे 2000 तो क्या, ₹2 तक की वैल्यू भी नहीं लिखी थी। समझ में आया ना बात। जब बैंक ने लोन दिया तो बैंक ने क्या सोचा होगा कि भाई डायरेक्टर आए हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो भैया रिजोल्यूशन पास्ड भी है। समझ में आया ना बात, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, रिजोल्यूशन पास है, रिजोल्यूशन का पर्चा रखा है हाथ में, ठीक है। बैंक ने देखा, राइट, बैंक के एक हाथ में क्या है, बैंक के एक हाथ में मेमोरेंडम आर्टिकल है, मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है जब भी लोन लेंगे डायरेक्टर, ठीक है, SR पास करेंगे, SR तो है। यानी कि बैंक ने मेमोरेंडम आर्टिकल भी पढ़ लिया, बैंक ने रिजोल्यूशन भी देख लिया, सब कुछ तो सही है, सिर्फ क्या कमी थी, अमाउंट नहीं पता था। तो बैंक ने क्या प्रिज्यूम कर लिया, कि जब रिजोल्यूशन पास हुआ होगा तो भैया शेयर होल्डर $2000 के लिए सहमत हो गए होंगे, शेयर होल्डर $2000 के लिए सहमत हो गए होंगे भाई, तभी तो रिजोल्यूशन पास किया है। एक्चुअली में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, शेयर होल्डर ने कोई अमाउंट बताया ही नहीं था, राइट। और शेयर होल्डर शायद यही सोच रहे होंगे कि भैया इतना बड़ा लोन नहीं, छोटे मोटे लोन के लिए रिजोल्यूशन है तो चलो पास कर देते हैं। टी लिमिटेड, सुनना ध्यान से, बहुत चालू निकली कंपनी, जिसने बैंक से लोन ले लिया, कंपनी ने कहा कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा सर, है ना, क्या लगेगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब
आउटसाइडर बैंक को सब पता है, ठीक है ना, आउटसाइडर बैंक को सब कुछ पता है कंपनी के बारे में, उसने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ रखे हैं, पर एक्चुअली में शेयर होल्डर को तो 2000 वाली बात पता ही नहीं थी, राइट। तो फिर बैंक ने जब ये लोन वापस मांगा तो टी ने देने से मना कर दिया कि भैया आपको तो पता था, इतना तो लोन हम ले ही नहीं सकते, आपने दे दिया लोन, ये आपकी गलती है। जैसे पिछले केस में ठाकुर की गलती मानी गई, भैया आपकी गलती है ना, कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती, राइट। फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक ने केस किया। जब केस पहुंचा कोर्ट में तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला ये केस बिल्कुल लिम्का के एड की तरह है। एक्चुअली में आपने जो कहा वो कंपनी के पास है, आर्टिकल और मेमोरेंडम कंपनी ने पढ़ रखा है, स्पेशल रिजोल्यूशन भी कंपनी के हाथ में है। अब स्पेशल रिजोल्यूशन में अमाउंट नहीं लिखा तो एक आदमी क्या सोचेगा, जेन्युइन आदमी, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या सोचेगा, भैया अगर एसआर पास हो गया तो इसका मतलब एसआर में 2000 की बातें ही की गई होंगी मीटिंग के दौरान, तो वो भी पास हो गई होगी। तो जज साहब ने क्या डिसीजन दिया, जज साहब ने डिसीजन दिया अप्रूवल इज अ इंटरनल मैटर। सुनना ध्यान से, ये बहुत ध्यान से याद करना है, अप्रूवल इज इंटरनल मैटर, ठीक है, ये कंपनी का अपना इंटरनल मैटर है, ठीक है ना। और इसकी नॉलेज है ना बाहर वाले बैंक को या बाहर वाले व्यक्ति को नहीं हो सकती थी। बैंक को तो इसकी नॉलेज हो ही नहीं सकती थी, क्यों, क्योंकि बैंक को थोड़ी बुलाया था एसआर पास करते टाइम पे मीटिंग में, या तो बैंक को न्योता देते, बैंक को कहते भाई साहब आ जाओ, है ना, राइट, आपसे लोन लेने के लिए मुद्दा उठ रहा है, आप भी मीटिंग में आके देख लो भाई कितने रुपए तक का मुद्दा उठ रहा है। तो बैंक को थोड़ी बुलाया था आपने, क्योंकि मीटिंग में तो किसको बुलाते हैं, आउटसाइडर को नहीं बुलाते, मीटिंग में तो सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही बुलाया जाता है। तो बैंक आया नहीं, तो बैंक को तो उसकी नॉलेज हो ही नहीं सकती थी। जज साहब ने बोला बैंक को इसकी नॉलेज हो ही नहीं सकती थी, तो बैंक विल नॉट लायबल, बैंक सफर नहीं करेगा, बैंक को है ना कोई नुकसान नहीं होगा। तो लोन लौटाना पड़ा, नहीं लौटाना पड़ा। तो डिसीजन क्या आया, डिसीजन ये आया कि ये लोन वापस करना पड़ा कंपनी को, है ना, बैंक को। अगर बात आपको समझ में आई होगी, ये जो दलील पेश की गई, कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगता है जी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगता है जी, तो बैंक की गलती है। ये दलील पेश की गई टर्क्वेंट के द्वारा, टी के द्वारा। टर्क्वेंट कौन था, टर्क्वेंट उस कंपनी का है ना लिक्विडेटर था। लिक्विडेटर समझते हो ना, जो कंपनी को बंद कराता है, वाइंड अप कराता है, डिसॉल्व कराता है, उसे बोलते हैं लिक्विडेटर। वो कंपनी का लिक्विडेटर था, ठीक है। किस कंपनी का, जिस कंपनी ने है ना बैंक से, रॉयल ब्रिटिश बैंक से लोन लिया था। तो लिक्विडेटर की इन दलीलों पर, ठीक है, कंपनी हार गई, राइट, यानी कि एक तरीके से टर्क्वेंट हार गया, बैंक जीत गया। इसकी वजह से हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को, टर्क्वेंट रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्क्वेंट रूल। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का दूसरा नाम टर्क्वेंट रूल भी होता है। उम्मीद है आप ये बात बहुत गहराई से समझ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नोट्स में कानून इसके बारे में क्या बातें करता है। ध्यान से पढ़ेंगे। फैक्ट्स ऑफ द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट, राइट। Mr. Turquent was the official manager liquidator of the insolvent Cameron Coalbrook Steam Coal and Swansea and Lower Railway Company। है कि नहीं बात, अजीब से नाम है, जाने दो। It was incorporated under the Joint Stock Company 1844। The company had given a bond। मुद्दे के बाद यहां शुरू है। कंपनी ने क्या किया, बॉन्ड इशू किया, जैसे मैंने आपको दिखाया, कितने पाउंड का, 2000 रॉयल ब्रिटिश बैंक को, विच सिक्योर्ड द कंपनीज ड्रॉइंग ऑन करंट अकाउंट, यानी कि एज अ, है ना, सिक्योरिटी भी रख दी। बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनी सील, बॉन्ड पे कंपनी के साइन भी हैं, डायरेक्टर्स के भी साइन है, 2 डायरेक्टर के, सेक्रेटरी के भी साइन है, यानी कि जो बातें होनी चाहिए वो सब पूरी है, राइट। व्हेन द कंपनी वाज सूड इट एलिज दैट अंडर द रजिस्टर्ड डीड और सेटलमेंट, है ना, डायरेक्टर ओनली हैड अ पावर टू बोरो ऑफ द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द कंपनी रिजोल्यूशन। यानी डायरेक्टर सिर्फ उतना ही लोन ले सकता है, यानी बॉन्ड इशू करके डायरेक्टर उतना ही लोन ले सकता है जितना ऑथराइज्ड बाय कंपनी रिजोल्यूशन, जितना रिजोल्यूशन में लिखा जाएगा डायरेक्टर उतना ही लोन ले सकता है। लेकिन आपको पता है रिजोल्यूशन में तो कुछ भी नहीं लिखा था।
तो क्या डिसाइड किया गया जज साहब के द्वारा? बॉन्ड वॉज, खतरनाक बात, बॉन्ड वॉज वैलिड, यानी कि जो लोन लिया है वो बिल्कुल वैलिड है और उसे वापस चुकाना पड़ेगा। सो द रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द टर्म, यानी कौन जीता? बैंक जीत गया। ही सेड द बैंक वॉज डीम्ड टू बी अवेयर ऑफ द डायरेक्टर। ही कौन है? टी टर्क्वेंट, जो कंपनी की तरफ से लड़ रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला? बैंक वॉज डीम्ड टू बी अवेयर, बैंक को पता है कि डायरेक्टर उतना ही ले सकते हैं लोन, ठीक है, जितना अमाउंट रिजोल्यूशन में लिखा है, जितना अमाउंट रिजोल्यूशन में लिखा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वर रजिस्टर्ड विद द कंपनी, आर्टिकल सब सी है। सो देयर वाज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो भैया कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, जैसे हमने पहले देखा, भैया तुम्हें सब पता है। तो ऐसे ही टर्क्वेंट ने बोला बैंक तुम्हें सब पता है। आगे देखो, बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड बिकॉज दीज वर नॉट रजिस्ट्रेबल, है कि नहीं बात? क्योंकि जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, ठीक है ना, वो रजिस्ट्रेबल नहीं थे। द बॉन्ड वॉज वैलिड बिकॉज देयर वॉज नो रिक्वायरमेंट। अब खतरनाक बात, जिसके ऊपर पूरा का पूरा लॉ बेस्ड है, देयर वॉज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग। और इसी को तो मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी के इंटरनल वर्किंग को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कंपनी की रसोई में झांकने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर कंपनीज प्रॉब्लम। यही इंडोर मैनेजमेंट का रूल है कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कंपनी की खुद की ही है, यानी कि बाहर वाला केस जीतेगा। दो रूल हमने पढ़ लिए। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में, किसके फेवर में? कंपनी के फेवर में, यानी कि बाहर वाला हारेगा। इंडोर मैनेजमेंट बाहर वाले के फेवर में, बाहर वाले बैंक के फेवर में कंपनी हारेगी। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले पड़ाव पर। बहुत ध्यान सुनना, कूल डाउन करो, कूल डाउन, है ना, रिलैक्स हो जाओ, फोकस करो, ध्यान से सुनो। अभी हमने पढ़ा इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, बैंक जीत गया, राइट, बाहर वाला जीत गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जहां कोई रूल बनता है उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन निकल के आ जाते हैं, उसका उल्टा। अरे सर, उल्टा मतलब? यानी कि अब मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं वो एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट के, वो एक्सेप्शन है टर्क्वेंट रूल के। उसमें अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें बाहर वाला हारेगा, यानी कंपनी जीतेगी। इंडोर मैनेजमेंट में क्या पढ़ा? इंडोर मैनेजमेंट में पढ़ा बाहर वाला जीतेगा, बैंक जीता, बाहर वाला जीतेगा। इसका एक्सेप्शन क्या बना? बैंक बाहर वाला हारेगा। तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे एक एक करके कि एक्सेप्शन क्या कहता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक्सेप्शन क्या कहता है। अगर जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, अगर उसमें, सुने ध्यान से, अगर उसमें लड़की के माता पिता, लड़की खुद या लड़की का भाई लड़के वालों को ये बोले भाई साहब चेक कर लो कि खाना किसने बनाया है, रसोई के दरवाजे खुले हैं, जाइए चेक कीजिए, कढ़ाई देखिए, रसगुल्ले की चाशनी देखिए, सब कुछ हमारी लड़की ने बनाया। फिर भी बाहर वाले क्या बोल रहे हैं? जो खाना खाने आए हैं, जो रिश्ता करने आए हैं, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हमें देखने की क्या जरूरत है, अरे जो है सही है, हम नहीं जा रहे जी। गलती किसकी मानी जाएगी? गलती लड़के वालों की मानी जाएगी। बाद में अगर लड़की खाना बनाना नहीं जानती तो लड़के इस बारे में नहीं लड़ सकते कि हमें धोखे में रखा गया, है ना, उस दिन तो इतनी बढ़िया चीजें खिलाई, उसमें तो कुछ भी नहीं बनाया। तो लड़की वाले क्या बोले? लड़की वाले बोलेंगे हमने पहले कहा था चेक कर लो, हमने पहले ही कहा था चेक कर लो, और भैया चेक नहीं किया तो आपकी गलती है, बाहर वाले की गलती है। बस ऐसे ही कुछ केसेस हैं जिसमें जज साहब ने यह बोला कि अगर बाहर वाले के पास चेक करने का मौका है और उसे इंटरनल मैनेजमेंट की रेगुलरिटी के बारे में, इररेगुलरिटी के बारे में, बेईमानी के बारे में पता है, तो पता होते हुए भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फिर बाहर वाले की गलती है, क्योंकि उसे पता है या फिर उसके पास पूरा मौका है रसोई में जाके चेक करने का, तो बाहर वाले की गलती मानी जाएगी।
उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो केस देखो क्या आया। पहला, ठीक है, डायरेक्टर है सोलोमन, राइट। सोलोमन नाम इसलिए लिया ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ कि डायरेक्टर कंपनी के और कंपनी एक अलग पर्सन होती है और सोलोमन एज ए इंडिविजुअल अलग पर्सन होता है। बात याद आ गई होगी। डायरेक्टर है सोलोमन एस लिमिटेड, ठीक है। डिबेंचर इशू कर दिए खुद को ही, है ना, सेल्फ डिबेंचर इशू कर, कंपनी ने डायरेक्टर के द्वारा डिबेंचर इशू करवा दिए सोलोमन को, जो डायरेक्टर खुद था। समझ में आ गई ना बात। तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ने सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को क्या इशू कर दिए हैं, डिबेंचर इशू कर दिए हैं, राइट। और सोलोमन ने कंपनी को कितना उधार दे दिया, सोलोमन ने लोन दे दिया, उधार दे दी $3000 की। सुनना ध्यान से, कहानी बहुत मजेदार है। कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं था, कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं था। डायरेक्टर ने जब खुद ही को लोन दिया तो डायरेक्टर को पता था कि 1000 से एक्सीड होने पर एसआर चाहिए। डायरेक्टर को पता था कि लोन देते टाइम पे 1000 से ऊपर लोन के लिए एसआर पास होना चाहिए, लेकिन कोई भी एसआर पास नहीं किया गया, राइट। बात जब कोर्ट तक पहुंची तो डायरेक्टर ने पता क्या बोला, डायरेक्टर ने बोला कि मैं जो एक इंडिविजुअल हूं और सेपरेट लीगल एंटिटी हूं कंपनी की, है ना, कंपनी अलग है, मैं अलग हूं। तो भैया कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, एसआर पास हुआ नहीं हुआ, कितने रुपए के लिए होना चाहिए, मुझे क्या पता। अब वही जो पर्सन डिबेंचर लेके लोन दे रहा है, भैया वो खुद ही तो डायरेक्टर की पोजीशन पर है, वो खुद ही तो डायरेक्टर है कि नहीं बात। तो जब वो खुद डायरेक्टर की पोजीशन पे है तो क्या उसे पता नहीं कि एसआर पास होना चाहिए। और जब वो खुद ही लोन गिवर है ना, लोन गिवर की पोजीशन पर है, राइट, तो वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं कंपनी में क्या होना चाहिए। आप भाई साहब भले ही सेपरेट लीगल एंटिटी हो, एस लिमिटेड, ठीक है, और एक इंडिविजुअल पर्सन, आप दोनों ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो, हम मानते हैं, लेकिन भैया एस लिमिटेड काम तो अपने एजेंट डायरेक्टर के थ्रू कर रही है। तो डायरेक्टर ने जब खुद को ही लोन दिया होगा तो क्या लोन देते टाइम पे उसे पता नहीं होगा कि मैं अगर खुद को ही लोन दे रहा हूं, यानी मिस्टर सोलोमन को लोन दे रहा हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी को लोन दे रहा हूं, तो मुझे एसआर पास करना चाहिए। पता होगा नहीं पता होगा, पता होगा ना। तो बस यही डिसीजन आया जज साहब का। डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता था एसआर लेना है, कि मुझे नहीं पता था स्पेशल रिजोल्यूशन लेना है, राइट। भैया तू डायरेक्टर है, खुद ही अगर इश्यू कर रहा है डिबेंचर, तो तुझे पता होना चाहिए कि भैया इतने बड़े लोन के लिए तो एसआर लेना ही है। तो डायरेक्टर को 1000 रुपए ही वापस मिले, राइट। यानी कि जब वापस देने की बारी आई, समझना ध्यान से, वापस देने की बारी आई तो भैया केस डायरेक्टर हारा और वापस मिले सिर्फ एस लिमिटेड से 1000 रुपए कह दो, या है ना पाउंड, कुछ भी कह दो, राइट। तो जज साहब ने क्या डिसीजन दिया, भाई साहब आप खुद जानते हो इस बात को, इसलिए 1000 रुपए ही आपको रिडीम किए जाएंगे। यानी कि कौन हारा, आउटसाइडर हारा, और आप इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। तो ये बना पहला एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें बाहर वाले को हरा दिया गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कानून इस बारे में क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन क्या है, सुनो ध्यान से। पहले मुद्दे की बात पढ़ते हैं फिर केस पढ़ेंगे। यू विल नोटिस दैट द aforementioned rule of indoor management is important to person dealing with the company, though it is, चाहे वो किससे डील कर रहा हो, डायरेक्टर से, अदर पर्सन से। मुद्दे की बात सुनो। दे आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम द एक्ट, बाहर वाले बंदे को एंटाइटलमेंट है कि वो अज्यूम कर सकता है एक्ट ऑफ द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि उन्होंने अपने छोटे मोटे काम तो वैलिडली कर लिए होंगे। अगर कोई भी काम है ना स्कोप के अंदर है और वो काम बिल्कुल वैलिड है आर्टिकल्स के द्वारा, यानी आर्टिकल में कोई बात लिखी है, आपने वो आर्टिकल पढ़ लिया
और है ना देख लिया हाँ भाई आर्टिकल के हिसाब से काम हो रहा है और वो बिल्कुल उसी मैनर में ही हुआ है, तो आउटसाइडर सबसे डेंजरस बात, आउटसाइडर जो डील करता है कंपनी से इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट इट हैज बीन डन इन द मैनर रिक्वायर्ड, कि वो सारे काम छोटे मोटे काम भी पूरे हो गए होंगे जो उसके लिए जरूरी है। तो उन छोटे मोटे काम के लिए है ना इंक्वायरी करने की, रसोई के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, आप ये अज्यूम कर सकते हैं भैया वो काम तो हो गया होगा, राइट। जैसे कि हमने रॉयल ब्रिटिश बैंक वाले केस में देखा, तो उन्होंने बैंक ने अज्यूम कर लिया था कि भाई रिजोल्यूशन पास है तो अमाउंट भी है ना अप्रूव्ड कर दिया गया होगा। लेकिन 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 इस टर्क्वेंट रूल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं और इस केस में उसके एक्सेप्शन नजर आते हैं। सबसे पहला क्या बनता है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, यानी कि अगर आपको कंपनी के इंटरनल मैटर में जो गड़बड़ी है उसकी नॉलेज है तो फिर तो बाहर वाले की ही गलती मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले को पता है क्या गड़बड़ चल रही है। केस क्या है, केस जो मैंने आपको बताया वो यही है, हावर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेयर द डायरेक्टर कुड नॉट बी डिफेंड द इशू, डायरेक्टर खुद को बचा नहीं पाया या खुद को डिफेंड नहीं कर पाया जब उसने खुद को ही डिबेंचर इशू कर दिए, है ना, बिकॉज दे शुड हैव नोन, क्योंकि अगर वो खुद डायरेक्टर है कंपनी का और कंपनी के बिहाफ पर वो खुद को सेल्फ डिबेंचर इशू कर रहा है, राइट, तो खुद एज अ डायरेक्टर उसे पता है कि मुझे क्या करना जरूरी है, रिजोल्यूशन पास कराना जरूरी है या नहीं है, टू विच दे वर लेंडिंग द मनी टू द कंपनी, कि वो कितनी मनी कंपनी को उधार में दे सकता है, राइट, तो उसे एसआर पास कराना चाहिए जनरल मीटिंग में, विच दे हैड नॉट ऑब्टेन, और उसने वो एसआर पास नहीं कराया और क्या बोल दिया कि भैया मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी हूं, कंपनी अलग है, मैं अलग हूं, तो मैं इंडोर मैनेजमेंट का फायदा उठाऊंगा, बाहर वाला केस जीतेगा, मुझे तो इंटरनल मैटर के जो छोटे मोटे कार्य हैं उसकी नॉलेज है ना अज्यूम कर ली गई है मेरे द्वारा। तो बताओ वो खुद भी तो डायरेक्टर है, राइट, तो खुद डायरेक्टर तो खुद को एज अ कंपनी की पोजीशन पे आएगा तो पता होगा नहीं होगा, तो इसलिए वो केस हार गया। उम्मीद है बात आपको बहुत गहराई से तरीके से समझ में आ चुकी है। अगला केस देखो, अगला केस बहुत ही मजेदार, इसी के ऊपर बेस्ड है, मॉरिस वर्सेस है ना कैनसेन। केएनएस डायरेक्टर हैं एक कंपनी के, ठीक है जी, बात ध्यान से समझेंगे, बहुत ही मजेदार केस है इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं। केएनएस डायरेक्टर है कंपनी के, उन्होंने शेयर दे दिए एम को, है ना, एम भी क्या है, खुद एक डायरेक्टर है, राइट, तो एम जो अभी है ना, मान लो एम न्यू डायरेक्टर है, लेकिन ये बात कि के जो डायरेक्टर है कंपनी का पुराना, उसका जो अपॉइंटमेंट किया गया था वो गलत था, समझ रहे हो बात को, और एस जो डायरेक्टर है पुराना वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है डायरेक्टरशिप से। डिस्क्वालीफाई कैसे, यानी कि उसके खिलाफ कोई दोष साबित हो गया, ठीक है ना, उसने कोई इलीगल काम किया जिसकी वजह से कंपनी लॉ ने, एनसीएलटी ने उसकी डायरेक्टरशिप कैंसिल कर दी, तो वो डिस्क्वालीफाई है। सबसे खतरनाक बात जो है इस केस की वो ये है, केएनएस की डिस्क्वालिफिकेशन एम को पता है, फिर से बोलो, केएनएस की डिस्क्वालिफिकेशन एम को पता है, ठीक है, तो क्या हुआ, एम ने ये बोला कि भाई जो मुझे शेयर दिए गए हैं इनके द्वारा, ठीक है ना, राइट, तो मैं तो भैया एक आउटसाइडर हूं, ठीक है, और आउटसाइडर में नया डायरेक्टर बन के आया हूं, तो भैया मैं इन शेयर्स के लिए वैलिड है ना माना जाऊंगा, मेरे लिए वे शेयर बिल्कुल वैलिड होने चाहिए, कंपनी के इंटरनल मैटर में है ना मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अज्यूम कर लूंगा सब कुछ सही रहा होगा। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला ना मुन्ना ना, अलॉटमेंट वॉज नॉट वैलिड। क्यों भले ही तुम आउटसाइडर हो, नए डायरेक्टर बन के आए हो, और पुराने डायरेक्टर्स ने तुम्हें क्या किया है, शेयर इशू कर दिए हैं, और तुम बोल रहे हो जी भैया मुझे तो है ना इंटरनल मैटर में अजम्पशन लेनी है। लेकिन खतरनाक बात यह थी कि इस बात का पता लग चुका था जज साहब को कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का एम को पहले से पता था। तो जज साहब ने बोला तुम नए हो, अच्छी बात है, पर नलायक को
तुम्हें इंटरनल मैटर के बारे में, इंटरनल इरेगुलरिटी के बारे में पता है कि नहीं पता? तो केस भी तो हम वही पढ़ रहे हैं। जब बाहर वाले को इंटरनल इरेगुलरिटी के बारे में पता होता है तो फिर इंडोर मैनेजमेंट उसकी सहायता नहीं करता। तो जज साहब ने यही डिसीजन दिया कि भाई तुझे पता था तो इंडोर मैनेजमेंट की सहायता नहीं ले सकता। बात समझ में आ चुकी होगी। इससे मोटी मोटी बात क्या समझ में आती है? राज की बात लिख लेना। कोई भी डायरेक्टर हो कंपनी का, कोई भी, है कि नहीं बात, इंडोर मैनेजमेंट डायरेक्टर पर अप्लाई होता ही नहीं। किसी भी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर हो, इंडोर मैनेजमेंट का फायदा कि आउटसाइडर के फेवर में जाएगा केस, अप्लाई होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को सब पता होता है। क्योंकि भैया कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर ही कंपनी के लिए काम करते हैं, तो भैया सब पता होगा। कल को मुकेश अंबानी कहने लगे भैया मुझे नहीं पता रिलायंस में क्या चल रहा है, भैया पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके बलबूते पे चल रही है और आप कह रहे हो कि मुझे पता नहीं इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, रिलायंस कंपनी में क्या चल रहा है। तो भैया हम तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। उम्मीद है बात बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी है। केस देखो क्या लिखा है, केस देखो ध्यान से। मॉरिस वाला केस, मॉरिस वर्सेस, है ना, कैंसन, जो मैं आपको बता ही चुका हूं, टेंशन की बात है नहीं। डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट, डायरेक्टर खुद को बचा नहीं पाएगा कि भैया अलॉटमेंट ऑफ शेयर जो मुझे दिया गया है वो बिल्कुल सही है ना, एज ही पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, ठीक है ना, विच मेड द अलॉटमेंट, कि भैया वो तो मीटिंग में भी बैठा था जिस मीटिंग में अलॉटमेंट हुई थी, राइट। ये सब बातें बेकार की हैं, इससे कोई मतलब नहीं है जज को। हिज अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर ऑल्सो फेल थ्रू, यानी उसका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर भी एक तरीके से क्या है ना, गिर गया या बेकार हो गया, क्योंकि नन ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड हिम वॉज वैलिडली इन द ऑफिस, क्योंकि जो उसको, है ना, अपॉइंट कर रहे हैं या जो उसको शेयर दे रहे हैं, ठीक है, वो दोनों के और एस ही एक्चुअल में डायरेक्टर है ही नहीं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी और उसको इस बात की नॉलेज भी है। तो केस के फैक्ट्स याद करेंगे, ठीक है ना, लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लिखी है, आप मुद्दे पे ध्यान देंगे। अगली बात आती है बी पॉइंट। बी पॉइंट कहता है भाई साहब इरेगुलरिटी, यानी आपको सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी है, यानी कि आपको शक है, ठीक है ना, राइट। जैसे तुमको दिल पे शक है ना, है दिल पे शक मेरा, इसे प्यार हो गया, ऐसे ही आप कह रहे हो है कंपनी पे शक मेरा, कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको शक है, आप आउटसाइडर हो, तो जज साहब कह रहे हो भाई शक को दूर करने के लिए जो काम बनता है वो करो, है ना, क्योंकि तुम कंपनी से डील करने वाले हो, तो जो काम बनता है अपने शक को दूर करने के लिए वो आपको करना चाहिए, आपका राइट है, आपकी ड्यूटी है, राइट। तो जज साहब ने देखो क्या बोला, द डॉक्ट्राइन इन नो वे रिवॉर्ड दोस, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उनकी सहायता नहीं करेगा जो जानबूझ के नेग्लिजेंटली बिहेव करते हैं, यानी कि इग्नोर करते रहे जो हो रहा है होने दो, अबे सब सही होगा यार। शक है तो जाओ भैया, अगर लड़के वालों को शक है कि लड़की ने खाना नहीं बनाया तो जाके चेक करो, रसोई में चेक करो कि सच में ऐसा है या नहीं है, ठीक है ना, पूरी इंक्वायरी निकालें, अपने शक को दूर करें। वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज पुट अपॉन द इंक्वायरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेयर अ ट्रांजेक्शन इज अनयूजुअल, आपको दिख रहा है ट्रांजेक्शन बहुत अनयूजुअल है, ऐसा कैसे हो सकता है, नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स, और ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसा किया नहीं जाता, ठीक है ना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप नेसेसरी इंक्वायरी करें। बिल्कुल सही बात है सर। ये बात किस केस से सामने आई? ये बात नलायक को सामने आई आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी, ठीक है। कुछ इस तरह समझो, आप एग्जाम क्लियर करके ट्रेनिंग पे पहुंचे, आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, ठीक है ना, आप एज अ ट्रेनी काम कर रहे हो, तो आप सिर्फ ट्रेनी हो, आपको छोटा मोटा स्टाइपेंड मिल रहा है, खर्चा पानी निकल रहा है, बस एक दिन आपने एक पर्सन से डील करी और अपने सीए फर्म की बिल्डिंग, है ना, सीए सर जिसमें बैठते हैं वो बिल्डिंग बेच दी, ठीक है, कुछ नहीं रखा है ना इन बातों में, है ना, रोज ऑफिस आओ, ये आओ वो आओ, डांट सुनो सर की, पूरी बिल्डिंग बेच देता हूं, देखूंगा क्या होगा। और जिसको बेची उसने खरीद भी ली, ये मानकर, है ना, या ये सोचकर कि भैया एक आर्टिकल अपने प्रिंसिपल की, अपने सीए की पूरी लाखों करोड़ रुपए की बिल्डिंग बेच सकता है। तो जो बंदा बिल्डिंग खरीद रहा है उसे शक नहीं होना चाहिए,
यार एक आर्टिकल है, उम्र भी कम सी लग रही है कि नहीं बात, राइट। और पूरी बिल्डिंग बेचने चला है, राइट, और बिल्डिंग इसके नाम पे भी नहीं है, एक एम्प्लॉय की तरह है, तो उसे शक हो रहा है ना। तो भैया अगर शक है तो भाई दूर करो, और शक होना भी चाहिए, सीधा सीधे से जाके बात करो, भैया क्या हो रहा है, ये बच्चा बिल्डिंग बेचने को कह रहा है कि नहीं बात। तो यही बात इस केस में आई। प्लेंटिफ एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया कि भैया जो प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है कि नहीं बात, वो भैया अकाउंटेंट से खरीदी है। तो आनंद बिहारी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे जो प्रॉपर्टी दी गई है और मैंने जो खरीदी है वो सिर्फ जस्ट एन अकाउंटेंट था। ट्रांसफर वॉज हेल्ड वॉइड, तो ये आउटसाइडर हो गए, ठीक है ना, ये कंपनी हो गई, राइट। तो इस ट्रांजेक्शन को, इस ट्रांसफर को वॉइड किया गया और वो बिल्डिंग आउटसाइडर को लौटानी पड़ी। आउटसाइडर बिल्डिंग चाहे सस्ती भी खरीदी हो, केस हार गया। द प्लेंटिफ कुड नॉट हैव सपोज्ड in absence of power of attorney that the accountant had an authority to effect the transfer company, यानी कि प्लेंटिफ ये सोच कैसे सकता है कि एक अकाउंटेंट, नॉर्मल अकाउंटेंट बेचारा 15-20 हजार रुपए की सैलरी भी ले रहा हो मुश्किल से, ठीक है, और वो पूरी की पूरी अपने ऑफिस की पूरी करोड़ रुपए की बिल्डिंग बेच दे। भैया ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको पता ही है, मैंने शाहरुख खान वाली वीडियो आपको दिखाई थी। तो ऐसा कुछ था नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी थी नहीं, तो भैया बिल्डिंग लौटानी पड़ी। आई होप बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही क्या केस आया, ठीक है, हॉक्टन एंड कंपनी, है ना, लोई एंड विल्स लिमिटेड, वेयर द पर्सन होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 2 कंपनी, यानी एक पर्सन है, ठीक है जी, एक्स, मिस्टर एक्स, इमरान हाशमी, 2 कंपनी में डायरेक्टर हैं, राइट, कंपनी ए और कंपनी बी। मुझे जरा बात देखो, मिस्टर जो एक्स है, मान लो कंपनी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड लिख देते हैं तो पता रहेगा, हाँ जी कंपनी है। मिस्टर एक्स ने क्या औचित्य दिखाई, इसके पैसों से, समझना ध्यान से, ए लिमिटेड के पैसों से, क्योंकि दोनों ही कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने क्या किया, ए लिमिटेड के पैसों से, पैसे किसके, ए लिमिटेड के, तो ए लिमिटेड के पैसों से बी लिमिटेड के डेट चुका दिए, ठीक है, राइट। जब ये बात कोर्ट तक पहुंची, जज साहब ने बोला भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है, ए लिमिटेड किसी कंपनी का पैसा किसी और कंपनी में कैसे, है ना, ट्रांसफर कर सकते हो। तो जज साहब ने कहा कि भाई ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्या है, गलत है, और बाहर वाला जो पैसे ले रहा है किसी और कंपनी के, ठीक है ना, राइट। अब देखो अगर तुम्हें मैं पैसे दूंगा ए लिमिटेड के और तुम बी लिमिटेड के क्रेडिटर हो, तो उस पे चेक पे, है ना, किसका नाम लिखा होगा, फ्रॉम ए लिमिटेड, ठीक है, बल्कि लिखा किसका होना चाहिए, बी लिमिटेड, क्योंकि तुम बी लिमिटेड के क्रेडिटर हो। तो जज साहब ने बोला भाई बाहर वाला ले भी रहा है पैसे, उसे शक नहीं हो रहा कि भाई मैं क्रेडिटर हूं बी लिमिटेड का, मुझे चेक दिया जा रहा है ए लिमिटेड के द्वारा, तो शक होना चाहिए, शक बनता है, आप उसमें इंक्वायरी करें, आपकी गलती मानी जाएगी, राइट। यही केस बना इसमें, वेयर द पर्सन होल्डिंग द डायरेक्टरशिप इन 2 कंपनीज, 2 कंपनी में डायरेक्टरशिप आप रखते हो, ठीक है ना। एग्री टू अप्लाई द मनी ऑफ 1 कंपनी, एक कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी के रेट में चुका दिया, तो कोर्ट सेड दैट इट वाज समथिंग सो अनयूजुअल, ये तो बहुत अनयूजुअल है, एक कंपनी का पैसा लेके दूसरी कंपनी के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, अनयूजुअल है। प्लेंटिफ वर पुट अपॉन इंक्वायरी टू द ascertain whether the person making the contract had any authority to in fact to make it or not, यानी कि प्लेंटिफ यानी जो बाहर वाला है, ठीक है, उसको कहा गया भाई तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें इंक्वायरी करनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो कैसे सकता है। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी तक जितने भी केस पढ़े हैं बिल्कुल डिटेल में आप समझ चुके हो कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इन सबके अगेंस्ट जाएगा, आउटसाइडर उसका फायदा नहीं ले सकता क्योंकि इसमें आउटसाइडर की ही गलती मानी जाती है। आखिरी केस देखेंगे भाई और बहनों बहुत ध्यान से और बहुत ही मजेदार, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको, सुनना। फोर्ज सिग्नेचर और मेरे साइन है, ठीक है, कल को तुम मेरे साइन सीख कर किसी भी डॉक्यूमेंट पर मेरे साइन कर दो कि सर की कार के पेपर बनवाते हैं, फिर एक डॉक्यूमेंट लेके आएंगे सर के साइन कर देंगे, तो भैया रातों रात कार गायब। तो मेरे नकली सिग्नेचर से मेरे कार बेच दो, मेरा घर भी बेच दो, मेरा बैंक अकाउंट, बैंक में जाके मेरे चेक पर
मेरे ही चेक पर मेरे ही नकली साइन कर कर खाली कर दो मेरा खाता, है कि नहीं बात? तो भैया क्या ऐसा करना सही है गलत है? अगर ऐसा करना सही हो जाए, नकली सिग्नेचर फोर्ज सिग्नेचर से दुनिया चलने लगे, तो मेरा क्यों कर रहे हो भाई? अंबानी का करो, और मैं तो कर रहा हूं बिल गेट्स का ही काम तमाम कर दो। यही डिसीजन आया कि भैया फोर्ज सिग्नेचर तो फोर्ज होते हैं, नकली सिग्नेचर तो नकली होते हैं, वो किसी के फेवर में नहीं जा सकते, उसका फायदा किसी को भी नहीं मिल सकता। ठीक है, हुआ क्या? ध्यान से देखो हुआ क्या हुआ भाई साहब। ये जी लिमिटेड ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किए। ठीक है जी, क्या इशू किए? शेयर सर्टिफिकेट। किसको? ये बेचारा मासूम सा रूबिन को इशू किए शेयर सर्टिफिकेट। कैसे? नकली सिग्नेचर से। ठीक है जी, यानी कंपनी सेक्रेटरी ने खुद के साइन किए, 2 डायरेक्टर के साइन होने थे, दोनों साइन उसने नकली मार दिए, फोर्ज कर दिए। ठीक है, ये बेचारा रूबिन क्या दलील दे रहा है? रूबिन बेचारा दलील दे रहा है, भाई साहब जो मुझे शेयर मिले हैं और जो मुझे शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है, शेयर सर्टिफिकेट मिला है, वो बिल्कुल सही है। साइन कैसे भी हो, असली हो, नकली हो, वो तो कंपनी का इंटरनल मैटर है, और मैं तो प्रिज्यूम करूंगा इंडोर मैनेजमेंट को कि साइन बिल्कुल सही होंगे, मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ना? क्या बोला उसने? साइन इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है, इसलिए शेयर सर्टिफिकेट जो मुझे दिए गया है वो बिल्कुल सही माना जाए। जज साहब ने बेचारे को समझाया, भाई मैं जानता हूं दिल पे बहुत दर्द है, बोझ है, लेकिन नकली साइन तो नकली ही होते हैं, राइट? और जज साहब ने क्या बोला? फोर्जरी के केस में कंपनी लायबल नहीं होगी। समझ लेना ध्यान से, फोर्जरी के केस में कंपनी लायबल नहीं होगी। क्योंकि जो नकली सिग्नेचर किए गए हैं उसमें कंपनी का भी तो नुकसान है, कंपनी की तरफ से जो शेयर इशू हो जाएंगे नकली सिग्नेचर के द्वारा, उसमें कंपनी का भी तो नुकसान है। कंपनी भी आउटसाइडर की तरह, भाई साहब कंपनी भी, आप अगर मासूम हो तो कंपनी भी रूबिन आपकी तरह ही बहुत ही मासूम सी है। ठीक है, राइट? कंपनी भी आपकी तरह क्या है? बहुत ज्यादा मासूम है सर। उसके साथ भी धोखा हुआ है, फोर्जरी तो कंपनी के साथ भी हुई है कि कंपनी के डायरेक्टर के नकली साइन कर लिए, कंपनी भी बेचारी बहुत दुखी है। तो फिर तुम भी दुखी हो, कंपनी भी दुखी है, हम भी पागल, तुम भी पागल। तो जज साहब ने बोला अपने अपने घर जाओ, ठीक है, आराम से टेंशन फ्री होके सो जाओ। यानी फोर्जरी के सिग्नेचर में बाहर वाला इंडोर मैनेजमेंट की सहायता नहीं ले सकता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं केस क्या कहता है लीगल लैंग्वेज के थ्रू। फोर्जरी, आखिरी पॉइंट, फोर्जरी। Doctrine of indoor management applies only to irregularity which might otherwise affect the transaction, but it cannot apply to the forgery. खेल खत्म। केस क्या आया? The only clear illustration is found. Only clear illustration, यानी एक ही केस है इसके ऊपर, the Rubin versus Great Fingel Consolidated. In this case, the plaintiff was the transferee of the share. यानी कि कौन plaintiff? कौन? रूबिन बेचारा है ना, शेयर सर्टिफिकेट लिए बैठा था, जो कंपनी की कॉमन सील लगाकर दिया गया। कंपनी सेक्रेटरी उसने सील भी लगाई कंपनी की, है ना, स्टैंप, साइन कर दिए 2 डायरेक्टर के फोर्ज, और सर्टिफिकेट इशू कर दिया। रूबिन बेचारा कहां पहुंचा? रूबिन पहुंचा सर कोर्ट। रूबिन कंटेंटेड दैट वेदर द सिग्नेचर वर जेन्युइन और फोर्ज, भैया सिग्नेचर सही हो या गलत हो वो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट का मैटर है, और मैं तो एज्यूम कर लूंगा ये बात, ठीक है। द कंपनी शुड बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो कंपनी को रोका जाए, स्टॉप रोका जाए ये बोलने से कि भैया वो तो एक नकली शेयर सर्टिफिकेट है, नकली साइन के द्वारा, भैया मैं तो एज्यूम कर रहा हूं वो इनका इंटरनल मैटर है, वो खुद जाने। यानी वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा लेना चाहता था, लेकिन जज साहब ने बहुत ही खतरनाक डिसीजन दिया। इट वाज हेल्ड दैट द रूल हैज नेवर बीन एक्सटेंडेड टू कवर सच अ कंप्लीट फोर्जरी। फोर्जरी पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आउटसाइडर को नहीं दिया जा सकता। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे।
तो दोस्तों एक बार फाइनली रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है। ठीक है ना, आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, क्या क्या बातें पढ़ी हमने, थोड़ा सा इसको साइड करेंगे। ठीक है, फोर्जरी के केस को, और पूरी जो बात है ना, पूरी जो बात समअप हमने पढ़ी है तो वो है जी ये, ध्यान से देखो, राज की बात, इसलिए मैं आपके लिए लिख के लाया हूं राज की बात। राज की बात क्या है? पहले हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या था? कंपनी के फेवर में, कंपनी के फेवर में था, अगेंस्ट आउटसाइडर था। हम पहले ही मान के बैठे थे कि आउटसाइडर को सब पता है, तुझे सब है पता, ये वाला गाना गाते हुए। इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर के फेवर में, कि भाई आउटसाइडर को इंटरनल मैटर के बारे में कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, वो अज्यूम कर ले, रसोई में झांकने की जरूरत नहीं है। फिर उसके एक्सेप्शन पड़े तीनों के तीनों एक्सेप्शन में क्या हुआ? अगेंस्ट आउटसाइडर गया और कंपनी के फेवर में गया। हम आउटसाइडर को इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट था, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी लॉ, और पूरे कंपनी लॉ को आपने बहुत शिद्दत से पढ़ा, उम्मीद है याद हुआ होगा। बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से हमने इसकी एनालिसिस की है। तो मिलूंगा मैं आपको एक नए एक्ट में, एक नई वीडियो और पुरानी 100 साल पुरानी कहानियों के साथ। तब तक सिर्फ क्या करना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना है और दुआओं में याद रखना है।